नमस्कार, मैं हूं संजीव कुमार और आप देख रहे हैं वेब समाचार। पूरे झारखंड में पंचायत चुनाव की सरगर्मी जैसी समाप्त हुई, नगर निकाय नगर परिषद चुनाव को लेकर निर्वाचन आयोग एक्टिव हो चुके हैं। आपको बता दें कि पूरे झारखंड में 14 जिले ऐसे हैं जहां पर नगर निकाय का चुनाव होना है, जिनका कार्यकाल 2020 में समाप्त हो चुका है। वहीं कई जिले ऐसे हैं और कई नगर पंचायत क्षेत्र ऐसे हैं जिनका कार्यकाल 2023 में समाप्त होगा। बहरहाल सरकार अभी इस पर विचार कर रही है, मंथन कर रही है कि दोनों का चुनाव साथ में कराया जाए या अलग अलग। हालांकि ये सरकार की बात है, लेकिन जो संकेत आ रहे हैं नवंबर या दिसंबर में हो सकता है। निर्वाचन आयोग के पास ये अधिकार है कि 6 महीने पहले या 6 महीने के बाद चुनाव करा सकती है। बहरहाल अभी आपको बता दें कि अभी हम आए हुए कोडरमा जिला में डोमचांच नगर पंचायत क्षेत्र है और हमसे जुड़े हुए हैं डोमचांच नगर पंचायत क्षेत्र के अध्यक्ष हैं राजकुमार मेहता जी। तो इनसे जानते हैं कि इनका नाम जो है स्वर्ण अक्षरों में लिखा गया है, चूँकि इनसे पूर्व यहाँ पे नगर पंचायत क्षेत्र था। 2018 में नगर पंचायत क्षेत्र का गठन किया गया और ये प्रथम नगर पंचायत अध्यक्ष के रूप में चुने गए। जनता का प्यार मिला, स्नेह मिला, पार्टी लेवल पे हुआ। लेकिन इस बार जो चुनाव होगा पार्टी लेवल पे नहीं, व्यक्ति बेसिस पे होगा। तो अब इनसे जानते हैं कि जब इनको जनता ने मौका दिया 5 वर्षों के लिए, 4 साल का वक्त गुजर चुका है, तो अब तक पूरे नगर पंचायत की बात कहें तो कितने लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजना, शौचालय, राशन कार्ड, पेंशन, सड़क, नली, गली सहित कोरोना काल में कैसे लोगों को मदद की है, ऐतिहासिक काम कौन सा हुआ और आगे की क्या रणनीति है, तमाम बिंदुओं पे मैं इनसे बातचीत करूंगा। इसके साथ साथ सबसे महत्वपूर्ण और खबर यह है कि आज झारखंड के पूर्व राज्यपाल और खासकर बात करें तो आदिवासी समाज से जो महिला आती है द्रौपदी मुर्मू, आज वो भारत के द्वितीय महिला के रूप में राष्ट्रपति का पद का शपथ ग्रहण ली। कैसा लग रहा है? जब से झारखंड राज्य का गठन हुआ तब से कई मुख्यमंत्री आए और गए, आपके नज़र में बेहतर कौन? होल्डिंग टैक्स और मानदेय को लेकर क्या कुछ सोचते हैं? तमाम बिंदुओं पे मैं इनसे बात करता हूँ। पहले तो राजकुमार जी, आपको वेब समाचार में बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। चलिए, आपका भी स्वागत है मेरी ओर से। अच्छा, ये बताइए कि जनता का प्यार स्नेह आपके ऊपर बरकरार रहा और चूँकि पिछले बार पार्टी लेवल पे हुआ था और पार्टी के स्तर से आप अध्यक्ष के लिए चुने गए, तो ये बताइए कि क्या कुछ डेवलपमेंट एंड विकास काम हुआ अब तक? मैं यहाँ पर पूरे नगर पंचायत वासी को, प्रिय जनतागण को बधाई देते हैं कि डोमचांच नगर पंचायत का गठन हुई। पहला चुनाव में लोग हमको जनादेश दिए, तो जो जनादेश मिली आम जनता की समस्या को समाधान करने के लिए, उस पर हमने बहुत प्रयास करके, अथक प्रयास से अपने क्षेत्र में विकास जो किए हैं। पूरे नगर पंचायत में हम लोग का मुख्य सड़क जो ढाब रोड था वो बहुत काफ़ी जर्जर स्थिति में थी। चुनाव के टाइम में भी हम लोग मैनिफेस्टो में लाए थे उसको कि आप लोग हमको नेतृत्व करने का अवसर देंगे तो निश्चित तौर पे हम ये रोड का कायाकल्प करेंगे। सबों का सहयोग से मौका मिली और ढाब रोड का हम लोग बहुत बढ़िया से, बेहतर ढंग से उसको निर्माण कराए। 2 किलोमीटर से 10 पॉइंट कम है। मेरा मुख्य सड़क था। बहुत सारे नगर में आप लोग भी घूमे होंगे, हम लोग भी गए हैं। जो एस्टीमेट बना, जेई साहब को हम लोग निर्देश किए थे, क्योंकि रोड की चौड़ाई कम थी। पहले कोई भी गाड़ी आती थी जाम में फंस जाती थी। जितना भी पूरे रोड में व्यवसाय की दुकान वगैरह था, जब गाड़ी ही नहीं जाएगी तो व्यवसाय चलेगा नहीं। वो सारा चीज़ को ध्यान में रखकर हमने रोड का जो निर्माण कराया है, रोड और नाली दोनों को एकदम कम्पैक्ट किए। तो आज 2 गाड़ी भी घुस जाती है तो उसमें जाम नहीं लगती है। वो मेरा मुख्य सड़क था जो बहुत अच्छा, बेहतर ढंग से निर्माण कराए हैं। साथ ही जिला का सबसे बड़ा प्रखंड डोमचांच है, सबसे बड़ी ज़्यादा आबादी है डोमचांच में। एक रेफर अस्पताल था जो डिलीवरी पेशेंट वगैरह भी आते थे, पूरा हिचकोला
खाना पड़ता था। जो मेरा नगर कार्यालय के सामने से रोड गुजरी है, उस रोड को निर्माण कराए। तेतरियाड़ी रोड का निर्माण कराए। जब से देश आज़ाद हुआ तब से एक नीमडी रोड है, उसका निर्माण नहीं हुआ था, उस रोड का निर्माण कराए। जिला का नंबर 1 शमशान घाट का निर्माण हो रही है। ब्लॉक रोड का निर्माण हुआ। और जो कॉलेज मेरे यहाँ रमेश प्रसाद यादव कॉलेज है, अपने प्रखंड के साथ दूसरे प्रखंड से भी लोग छात्रा लोग पढ़ने आती थी। रास्ता नहीं था, पूरा झाड़ी था, छात्रा लोग को आने जाने में कठिनाई होती थी। उस रोड का निर्माण कराए। और बहुत सारा छोटा छोटा, जैसे पीसीसी रोड हो गया, पेवर ब्लॉक रोड हो गया, आपका नाली का निर्माण, बहुत छोटा छोटा काम हुई है। साथ ही अभी निर्माण चल रहा है आपका बाजार रोड का, उसको भी हम लोग कंप्लीट करने की तैयारी में है। काम वर्क चल रही है उस पर काम। अभी बहुत सारा क्षेत्र अभी बचा हुआ भी है, क्योंकि बहुत कम समय में जो काम हुई है। साथ ही कोरोना 2 साल हम लोग को डिस्टर्ब, कोरोना के कारण कोई काम नहीं हो पाई। तो ये सारा चीज़ को ध्यान में रख कर के जो हम लोग को जो मुख्य सड़क थी, पहले हम लोग उसको जोड़ने के लिए प्रयास किए। पहला बोर्ड की जब बैठक हुई थी, उसी समय बड़ा बड़ा योजना जो विजन के साथ हमने उसको लिए और राज्य सरकार को हम लोग प्रस्ताव भेजे। 50 फाइनेंस के द्वारा उसमें हम लोग को फंड मिला, उस पर काम भी हुई। और मेरे नगर पंचायत में आवास, चूँकि नव गठन हुआ था, गठन होने के बाद आज भी हमारे यहाँ बहुत सारे लोग अभी जो आवास योजना में वंचित हैं। और हमको लगता है कि सबसे ज़्यादा तो हम लोग को मैन पावर, मानव बल की कमी है। स्टाफ नहीं रहने के कारण बहुत सारी काम नहीं हो पाती है। हमने राज्य सरकार को भी अवगत कराए हैं, लेटर दिए, मांग किए कि मानव बल दिया जाए। एक बार प्रमंडलीय हजारीबाग में मीटिंग हुई थी, उस दिन एसक्यूटिव साहब से हम लोग उनको भी वहाँ बात दिलवाए कि अपने यहाँ स्टाफ की जो कमी है उसको दिया जाए। अभी तक तो नहीं मिल पाई है। ये सारा संसाधन कम रहने के बाद भी जो काम हुई है, अभी मेरे नगर में आवास, प्रधानमंत्री आवास योजना 1449 जो निर्माण चल रहा है। बाकी बहुत सारे लोग लाभुक बचे हुए हैं। जो स्कूटी साहब बोले हैं कि इसको अगर जो तीसरा फेज में जाएगी, उसको भी हम लोग भेज करके जो वंचित हैं उसको भी हम लोग देने का प्रयास करेंगे। साथ ही वर्टिकल 3 मेरे नगर क्षेत्र में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बाहर से आए हुए हैं। बाहर से नहीं, यहीं का है, भाड़े पर आ रहे हैं, या कुछ लोग बहुत पहले भी आए हुए तो भाड़ा पर आ रहे हैं। तो उनके लिए वर्टिकल 3 के तहत आवास मिलनी चाहिए। इस पर हम लोग चर्चा, बोर्ड में भी एक बार चर्चा किए थे। फिर अगर बोर्ड होगी तो इस पर हम लोग लेकर के बोर्ड में लेकर के राज्य सरकार को प्रस्ताव भेजेंगे। वर्टिकल 3 मिलना चाहिए। और शौचालय जो है, पहले तो शौचालय तो हम लोग को अपने यहाँ से तो मिला नहीं, तो जो ब्लॉक वाइज जो पहले ऑडियो फिर मुक्त करना था, उसी में जो मिला था कुछ महिला ग्रुप के द्वारा, उससे भी कुछ मेरे यहाँ आपका आवास शौचालय बना है। बाकी मॉडल सामुदायिक शौचालय की आवश्यकता है, जो प्रस्ताव में लेकर के राज्य सरकार को भेज चुके हैं। क्योंकि ग्रामीण माहौल था ये, ग्रामीण माहौल में आप उसको ऑडियो मुक्त करने के लिए तो उसको संसाधन व्यवस्था सारा नहीं मिल जाता है, तो कर लेना अभी बहुत मुश्किल, कठिनाई हो रही है। आवंटन जैसे हम लोग भेजे हैं सरकार को, अगर आवंटन मिलती है तो उसको भी हम लोग पूरा करके ऑडियो मुक्त की ओर ले जाएंगे। क्योंकि जिला का सबसे पहले ग्रामीण क्षेत्र के नाते जब प्रखंड था, ब्लॉक था, तो डुमचांच को ही ऑडियो मुक्त कर दिया गया। जब आप आए तो घूमेंगे पूरे ग्रामीण क्षेत्र में भी, तो पता चलेगा कि देखिए मैंने आज भी लोग, ग्रामीण लोग बाहर सोच के ले जाते हैं। और कुछ लोग जो बनाए थे शौचालय, गुणवत्तापूर्ण नहीं काम हो पाया, चाहे जो भी कमी होगी। और उसमें कुछ लोग अपना उपयोग के लिए कुछ सामान रखने लगे, लेकिन उस सोच के रूप में उसको प्रयोग नहीं कर पा रहे थे। हम लोगों से अपील करते हैं कि उसको जो मिला है लाभ, उसके लिए उसको थोड़ा सा अपना और बढ़िया से करके या उसी को प्रयोग में लाए। और बाकी मेरे यहाँ जो भी हम लोग बनवा रहे थे, ग्रामीण जो महिला
ग्रुप के द्वारा जो बना, करीब करीब हम लोग यहाँ कारगर है और वो लोग उस पर प्रयोग कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं उसको। और राज्य सरकार को अगर हम लोग कितना डाटा भी 500 कुछ हम लोग मांग रहे हैं अपने यहाँ कि शौचालय नया हम लोग को दिया जाए, तो मिलेगा तो फिर बाकी जो वंचित लोग हैं उसको भी हम लोग देंगे। हाँ। अच्छा बताइए कि आपके नगर पंचायत क्षेत्र की सबसे बड़ी समस्या क्या है? मेरे यहाँ अभी बहुत सारी समस्या है, क्योंकि नव निर्माण नगर पंचायत बनी, तो बनने के बाद जो पहले ही बोल गए कि कोरोना 2 साल ले लिया, 4 साल होने चला, इतना कम समय में जो जो मुख्य काम था उसको किए हैं, बाकी भी शेष बचा हुआ है। जैसे एगो धार्मिक स्थल मेरा है बिगिन पिंडा, जो दूर दूर से लोग आते हैं, आवंटन नहीं रहने के कारण उस रोड का निर्माण नहीं कर पा रहे हैं। तितरियाड़ी रोड अभी जो है एक सुभाष चंद्र बोस के नाम से एक रोड है बजरंगबली मंदिर के बगल से, जो 1.25 किलोमीटर लगभग है। हम लोग बोर्ड में प्रस्ताव लेकर के भेजे हैं सरकार को 50 फाइनेंस के लिए, क्योंकि पूरे क्षेत्र जैसे मेरा ढाब रोड का जो कनेक्ट था, जो जिस हिसाब से आबादी थी उसी हिसाब से इस रोड में भी आबादी है, इसका भी निर्माण कराना अति आवश्यक है हम लोग को। बाकी बहुत अभी है छोटा छोटा काम, अभी जैसे मान लीजिए 5 नंबर वार्ड में बड़ा सा योजना है 50 फाइनेंस में लेकर के उसको किया जा सकता है। गिनाएंगे तो जिस तरह से आप कह सकते हैं कि अबड़क का यहाँ पे बहुत खदान है, पत्थर का भी कुछ बिजनेस होता है, लेकिन कई जगह मैं गया, कई पार्षदों के पास गया और उन लोगों का कहना है कि यहाँ पे जो काम जो रुक गया है इसके वजह से बहुत सारे लोग बेरोजगार हो गए हैं। एक तो कोरोना काल की वजह से जो है सब लोग बेरोजगार हुए, उसके बाद फिर अभी जो राज्य सरकार है इसके द्वारा जो यहाँ का जो काम जो चल रहा था, यहाँ से लोग जो बिजनेस कर रहे थे, कुछ रोजी रोटी के लिए काम कर रहे थे, बंद होने की वजह से सब लोग बेरोजगार हो गए हैं। इसके बारे में क्या? अबरख नगरी के नाम से ही प्रसिद्ध है, पूरे विश्व पटल पर ये नाम से जाना जाता है। कमी तो है, क्योंकि यहाँ के जनप्रतिनिधि हो, प्रशासनिक पदाधिकारी हो, पटल पर ये बात को रखनी चाहिए। पिछले सत्र में पटल पर ये ढिबरा को लेकर रखा भी गया था। यहाँ कोई साधन नहीं है, बिल्कुल सत्य है कि मेरे यहाँ स्टोन का काम होता था, करीब करीब उसका भी लीज समाप्ति की ओर चला गया, वो भी काम नहीं हो पा रही है। साथ ही ढिबरा का जो ग्रामीण क्षेत्र में जितने भी मजदूर लोग हैं चुन करके लाते थे, बेचते थे, उस पर भी रोक लगाया गया है, जो यहाँ लोग को खाने के लिए लाना पड़ रहा है। ये इस पर सरकार को गंभीरतापूर्वक विचार करनी चाहिए और उसे बड़े स्केल में, बीच में होता था कि बड़े स्केल में काम होता था, कुछ लोग मशीन वगैरह भी कुछ प्रयोग करते थे, ऐसा सुनने को मिलता था, तो प्रशासन के अपील से उसको भी बंद किया गया। तो आम जनता जो लाभुक हैं वो चुन के लाते हैं, चुनते हैं, तो उसके बीच में कुछ लोग जाते हैं तो वहाँ से परचेज करते हैं तो फिर वो लेकर के गाड़ी से आता है, तो प्रशासन गाड़ी चलने नहीं देती है, क्योंकि वो अवैध मानते हैं। जब बिहार के टाइम था समय, तो स्क्रैप में उसको कोई नियम उसका नहीं था, उसको ऐसे आप ले जाया जा सकता है, उसके लिए कोई आपत्ति नहीं थी। लेकिन ये जब झारखंड बना तो कुछ नियम में संशोधन शायद हुई, उस संशोधन के कारण अभी परेशानी हो रहा है कि माल जा नहीं रहा है। जब माल आपका तैयार होगा तो आपका माल उठेगा ही नहीं, बीच में गाड़ी ही रुक जाएगी, तो उससे कितना प्रभाव पड़ता है। जैसे आपका माल नहीं उठा तो जो काम करता है जंगल में, जो गरीब आदमी जो डेली कमाता है, डेली खाता है, तो माल नहीं उठा तो फिर उसका काम कैसे करेंगे? हाँ, तो बेरोजगार, तो अब उसके साथ एक आदमी नहीं, पूरे परिवार प्रभावित हो जाते हैं। क्योंकि आज तो कुछ लोग जागरूकता अभियान जो चला, उससे बच्चे लोग को भी स्कूल, आसपास में स्कूल भी भेजने लगा, तो डिबरा से कुछ उपार्जन हो जाता था जीवनापन के लिए। तो अब उस पर भी ब्रेक लग गया, तो उसमें भी अवरुद्ध हो रहा है। तो उसको मैंने हम तो सरकार से अपील करेंगे कि ये चीज़ को सख्त नियम बनाकर जल्दी से, और इसको ला करके आम जनता जो बेरोजगारी जो प्लान की ओर जाएंगी, उसको रोकने के लिए सरकार को अहम कदम उठाने की आवश्यकता है, और तभी क्षेत्र का कल्याण होगा। और मैं तो माननीय
मुख्यमंत्री से अनुरोध करेंगे कि जो भी नगर पंचायत बनी है, दूसरे क्षेत्र को तो बहुत कुछ जानकारी नहीं है, लेकिन मैं अपने यहाँ बोलूँगा कि जो पत्थर था, जो डिबरा था, वो बंद की कगार में है, तो कोई ऐसा कल कारखाना लगे जो आम लोग जो पलायन की ओर जो तैयारी कर रहे हैं उसको रोका जा सकता है। जी बताइए कि इस बार जो है समय से पूर्व चुनाव होने की संभावना है, हालांकि 100% नहीं कर सकते हैं, लेकिन संभावना है कि नवंबर या दिसंबर में चुनाव हो सकता है। तो ये बताइए कि पिछले बार जो है पार्टी लेवल पे चुनाव हुआ था और इस बार पार्टी लेवल पे चुनाव नहीं होगा, कैसे फाइट करेंगे? पार्टी लेवल पे तो नहीं होगा तो इंडिविजुअल लड़ेंगे आप? जो पार्टी तो राज्य सरकार जो नियम से को कानून से बाहर तो हम लोग नहीं हैं। जो राज्य सरकार का नियम, हाँ, गाइडलाइन होगा उसी के तहत तो हम लोग को आना होगा। हम लोग जनता का सेवक हैं, जनता के लिए निस्वार्थ की भावना से हम काम कर रहे हैं। आप किन्हीं से भी जानकारी ले सकते हैं, जनता के बीच रहते हैं, बहुत सारे लोगों को काम कराए हैं जो बरसों से नहीं हो पाया था। और तो इतना जरूर कहेंगे कि कोरोना को लेकर के उधर 2 साल डिस्टर्ब हुई, तो जो कार्यकाल है, जो भी नगर पंचायत है जिसका कार्यकाल बचा हुआ है, कार्यकाल समाप्त होने के बाद ही चुनाव कराया जाए। सरकार से मांग? हाँ, सरकार से मेरा यही मांग है। अच्छा, ये बताइए कि आज जो है झारखंड के पूर्व राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति के लिए शपथ लिए हैं, कैसा लग रहा है आपको? बहुत खुशी की बात है, उनको तहे दिल से मैं बधाई देता हूँ कि एक महिला को अवसर मिला और सो पिछड़ी समाज से हैं, और वो उन्होंने जिला परिषद से, उन्होंने एक वो उपाध्यक्ष से, नगर पंचायत के उपाध्यक्ष से अपना राजनीतिक करियर स्टार्ट की और वहाँ तक पहुँची है। तो उन्हें काबिले तारीफ़ है और जितना भी अगर उनको बधाई दें कम ही होगा, चूँकि उनके बीच में उनका, जैसे आप लोग के माध्यम से ही सुनने को मिला कि उनका बच्चा भी और हाँ हत्या कर दी गई थी। बिल्कुल। ये बताइए कि जैसा कि आपने कहा कि सरकार का नियम है, तो भारत सरकार का भी एक संविधान है कि जितने भी प्रतिनिधि हैं उनको हर तरह की सुविधाएं दी जाती हैं। तो एमपी एमएलए को भी वो सुविधा मिलता है, चाहे वो पेंशन के रूप में हो, स्वास्थ्य लाभ के हो, या ट्रेवल्स को हो, या अन्य सुविधाएं हैं। तो चूंकि आप भी प्रतिनिधि हैं, जनता के ही चुने जाते हैं और एमपी एमएलए भी है, तो जब भारत का संविधान एक है तो पार्षदों को अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, मेयर या मुखिया लोगों को मानदेय के अलावा कुछ नहीं मिलता है। और उन लोगों को जो है जितने टर्म रहते हैं उतने टर्म का अलग अलग रूप से उनको लाभ दिया जाता है। अगर बात कहें बिहार में, तो बिहार में एक डेटा हमने निकाला था कि पूर्व 900 पूर्व एमएलए हैं और 140 एमएलसी हैं, जिसके ऊपर 74 करोड़ रुपया खर्च होता है सालाना पेंशन के रूप में। क्या ये सही है? अगर सही है तो आप लोगों को भी मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? केंद्र सरकार, राज्य सरकार से क्या मांग करते हैं? ये बहुत बड़ी बात है, ये राज्य सरकार को भी सोचनी चाहिए कि एक प्रतिनिधि नगर क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर रहा है और उसका मानदेय, अगर मैं मान लेता हूँ मैं अपने पर 7,500 रुपया जो अपने से तय वहाँ किया गया है, तो नियम संगत जो कानूनन जो है उस हिसाब से प्रतिनिधि को मानदेय मिलनी चाहिए राज्य सरकार के द्वारा। इतने दिन बने हुए हुआ, आज तक हम लोग को भी मानदेय नहीं मिली है और यहीं से भ्रष्टाचार का जो है न जन्म शुरुआत होती है। मैं तो राज्य सरकार से अनुरोध करेंगे, अपील भी करेंगे कि इस पर विचार करनी चाहिए, क्योंकि एक प्रतिनिधि आम जनता के लिए समय देता है, जनता के बीच रहता है और उसको मानदेय नहीं मिलेगा तो आपने जो योजना पर या कोई भी सीढ़ी जो भी होता है, एक वो आप प्रशासनिक पदाधिकारी को इतना मानदेय देते हैं और उसकी सारा व्यवस्था उनको मिलता है, वो काम करते हैं, उसके बाद भी अगर बोला जाए तो भ्रष्टाचार वहीं से जन्म है। आज एक आदमी को इतना मानदेय, मैंने उनको तनख्वाह मिलने के बाद भी संतुष्ट नहीं होते हैं और सिस्टम में लोग तैयारी करते हैं, सिस्टम चलाते हैं। मैं ये तो कहता हूँ कदापि इसको रोकना चाहिए और जो जनप्रतिनिधि है संतोषजनक उनको मानदेय मिलनी चाहिए और निस्वार्थ की भावना से लोग काम करें। जो सेवा की बात करते हैं, आप प्रतिनिधि बन रहे हो
तो आप प्रतिनिधि बन रहे किस लिए? जनता की सेवा के लिए। तो सेवा है तो आपको जो मानदेय मिल रहा है उस पर आपको रहना चाहिए और संतोषजनक मानदेय मिलना चाहिए सरकार के द्वारा। और वो नहीं मिलने के कारण भ्रष्टाचार जो है सो पनपना चालू हो जाता है। यही कारण है कि निचले पायदान पे जो भ्रष्टाचार है पनपता है। ये तो मुख्य कारण है, मैं बोल रहा हूँ कि ये मुख्य कारण है कि एक प्रतिनिधि को कितना झेलना पड़ता है। क्योंकि छोटे तबके जो प्रतिनिधि है ना उसको बहुत झेलना पड़ता है। क्योंकि सरस्वती पूजा हो, लक्ष्मी पूजा हो, छठ पूजा हो, जितना भी आम जनता बच्ची की शादी हो, कुछ मंदिर का या जग हो, मने और बाकी कमज़ोर तबके लोग जिसके पास व्यवस्था नहीं हो उसको भी थोड़ा सा आपको देखना पड़ता है। क्योंकि आप प्रतिनिधि हैं तो आपके वो पास कर पाएंगे। तो ये सब चीज़ को ध्यान में रखते हुए सरकार पर पुनः इस पर विचार करे। और साथ ही मैं इतना राज्य सरकार से, जैसे दलीय आधार पर पहले चुनाव हुई थी, दलीय आधार को समाप्त किया गया, तो मैं सरकार से अनुरोध करूंगा कि प्रमुख का भी चुनाव जो होता है जैसे ब्लॉक लेवल पर होता है तो सीधा डायरेक्ट प्रमुख का चुनाव करावें। हाँ, भ्रष्टाचार अगर रोकना है तो सीधा प्रमुख का चुनाव डायरेक्ट जनता के द्वारा, जनता से चुनाव हुआ प्रतिनिधि बने। दूसरी जिला परिषद, तो जिला परिषद के जो सदस्य होते हैं, जिला परिषद सदस्य अध्यक्ष चुनते हैं, उसमें भी बहुत बड़ा क्या होता है आप लोग से छिपा हुआ नहीं है। तो उसको रोकने के लिए आप सीधा जीप का पूरे जिला लेवल पर चुनाव करावें जनता के भी। जैसे अब विधानसभा, क्यों आप विधानसभा कराते हैं तो विधानसभा क्षेत्र में विधायक चुनाव लड़ते हैं, डायरेक्ट जनता के बीच आती है। उसी तरह आप जिला लेवल पर उसको कराइए, प्रखंड लेवल पर कराइए, नगर का तो आप नगर का सीधा डायरेक्ट करा रहे हैं। एक चीज़ और जो अबर कर दिए, उपाध्यक्ष का चुनाव, जो वार्ड पार्षद उपाध्यक्ष बनाएंगे वहाँ भी खेल होगा। तो ये बढ़ावा देने की तैयारी में है, आप उसको रोकने का प्रयास कीजिए ना। मेरा यही मानना है कि आप उसको कंट्रोल तब कर सकते हैं। आज जो आपका जो सिस्टम SBI जो अपने लोग आता है, जो बना हुआ है कि नहीं आप भ्रष्टाचार को समाप्त की ओर ले जाना चाहिए, या तो उसके लिए नियम बना हुआ है उसको रोकने के लिए, लेकिन आम जनता उतना जागरूक नहीं है। जिस दिन पब्लिक जाग जाएगी ना, हम लोग जनता के सेवक हैं, जनता के लिए आए हैं, तो जनता के लिए काम करना चाहिए। लेकिन जो प्रतिनिधि बनता है फिर उसको भूलने की ओर चला जाता है। हमको उससे कितना लाभ हो सकता है, हम क्या कर सकते हैं, उस पर दिमाग लगाने लगते हैं लोग। हाँ, तो ये हमको उचित हमको नहीं लगता है। और इस पर चूँकि हाई लेवल का खेला है, विधानसभा में माननीय मुख्यमंत्री जी साहब ये बात को ला सकते हैं। हम लोग तो छोटा लेवल जो प्रतिनिधित्व करने का अवसर मिला तो हम प्रयासरत एक पारदर्शिता लाए हैं, हम बढ़िया से करें। तो आप बोर्ड, जब आप नगर पंचायत बोर्ड के अध्यक्ष हैं तो निश्चित तौर से आप बोर्ड के जितने भी सदस्य हैं उनके साथ बैठक करके एक प्रस्ताव को पारित करके आप नीचे ऊपर की ओर भेज सकते हैं। अधिकार तो है आपके पास, ये मांग किया जा सकता है। जैसे आप इस बोर्ड के अध्यक्ष हैं, यानी इस पंचायत के तो आप मुख्यमंत्री हो गए, तो निश्चित तौर से आप इस प्रस्ताव को ला सकते हैं। इसको पारित करने के बाद आगे फॉरवर्ड कर सकते हैं, जिला स्तर पर जा सकते हैं, राज्य स्तर पर जा सकते हैं, विभाग में जा सकते हैं, आगे तो जाया जा सकता है। हमने ये बात को अपने बोर्ड में, चूंकि मेरा बोर्ड से जगह प्रमुख का बात जहाँ सवाल की है, तो प्रमुख वाला मामला आप अपने बोर्ड में कैसे ला सकते हैं? प्रमुख की बात नहीं करें, मानदेय को लेकर, पेंशन के लेकर के जो मैंने ये सवाल किया, इसको लेकर के मैं कर, हम लोग पुनः विचार करेंगे। जब बोर्ड की बैठक होगी तो इस पर हम लोग चर्चा करेंगे कि ये जो मानदेय माननीय पार्षद लोग, पेंशन, हाँ, वो सब चीज़ को लेकर के हम लोग, अगर कोई व्यक्ति जो है बड़ बुजुर्ग हो जाते हैं सामाजिक काम करते करते, और मान लीजिए कि 5 वर्षों के बाद वो हार जाते हैं, तो आगे वो कुछ काम करने लायक तो होते नहीं हैं, तो उनको तो कुछ ना कुछ सहारा मिलना चाहिए। बिल्कुल मिलना चाहिए, उनको मिलना चाहिए। तो ये तो मैं पहले ही बोल रहा हूँ कि उनको जो प्रतिनिधि हैं, जो निचले स्तर के लोग, उसको सबसे अधिक झेलना पड़ता है। जैसे आप मुखिया को ले लीजिए, मेरे एक वार्ड पार्षद ले लीजिए, वार्ड सदस्य ले लीजिए मुखिया में, जैसे कि 6 वार्ड है, 8 वार्ड है, 10 वार्ड है, छोटा पंचायत बड़ा पंचायत में, तो एक वार्ड सदस्य 500 की आबादी में एक वार्ड सदस्य बनाया जाता है। तो वार्ड सदस्य पूरे वार्ड के वहाँ की जो आम जनता की समस्या है उसको लेकर आते हैं और उसको पटल पर रखने का काम करते हैं। लेकिन आवंटन ना रहने के कारण वो समस्या को भी समाधान नहीं कर पाते हैं।
साथ ही उसको संतोषजनक आप क्या है, वार्ड सदस्य को क्या मिलता है, लोगों के बीच रहना, उसका काम करना, तो संतोषजनक मानदेय उनको मिलनी चाहिए, बिल्कुल मिलनी चाहिए। तो आपने सुना कि जिस तरह से नगर पंचायत अध्यक्ष डोमचांच के अध्यक्ष हैं राजकुमार मेहता जी, इन्होंने क्या कहा मानदेय को लेकर, होल्डिंग टैक्स को लेकर, चुनाव को लेकर और डेवलपमेंट को लेकर, विकास को लेकर इनके द्वारा क्या कुछ ऐतिहासिक काम किया गया है। और इन्होंने जब मैंने होल्डिंग टैक्स को लेकर भी आपसे क्या, ये होल्डिंग टैक्स चूँकि सबसे पहले जो नगर पंचायत नवनिर्माण हुआ उसमें होल्डिंग तो लगना ही नहीं चाहिए था, क्योंकि आप विकास की ओर ले जाना चाहते हैं। तो अभी स्टार्ट हुआ है नगर पंचायत, तो थोड़ा सा कम से कम 1 टर्म 2 टर्म, कम से कम 2 टर्म तो और कोरोना के तो मार झेल चुके हैं। और उसके लिए पहला जो भी नगर पंचायत है उसको किसी भी हालत में 1 टर्म नहीं लगना चाहिए। जब तक आप आम जनता को सुख सुविधा नहीं देंगे तो आप किस आधार से होल्डिंग लेंगे उनके साथ। ये तो इस पर सरकार को पुनः विचार करनी चाहिए, बिल्कुल अति आवश्यक है। और साथ ही जब नगर पंचायत नवनिर्माण हुआ, आपने होल्डिंग हम लोग लेने लगे, होल्डिंग लोग दे भी रहे थे, और उसके बाद बीच में कोरोना आ गया, कोरोना से लोग निकले, उसके बाद तो आप तो 5 गुना 6 गुना इस हिसाब से बढ़ोतरी कर दिए। ये अनुचित है। हमने जब बोर्ड की बैठक हुई थी, बोर्ड में बैठक में प्रस्ताव हम लोग लाए, पहला प्रस्ताव वही था होल्डिंग टैक्स को लेकर के, और प्रस्ताव ला करके हम लोग राज्य सरकार को भेजे हैं। कोई भी यूएलबी से मंतव्य नहीं लिया गया और एकाएक इतना बढ़ोतरी कर दिया गया। पूरे यहाँ की जनता उबाल में है। बहुत सारा मीटिंग वगैरह भी लोग नया संघर्ष समिति या कुछ भी बना करके आम जनता लोग आंदोलन की और हैं। मैं राज्य सरकार से मांग करूँगा कि जो होल्डिंग की बढ़ोतरी हुई है इसको पुनः वापस लें। यही सरकार से मेरा अनुरोध है। तो आपने सुना कि होल्डिंग टैक्स को लेकर भी इन्होंने क्या कुछ कहा। तो अब चलते हैं दूसरे अध्यक्ष उपाध्यक्ष पार्षदों के पास कि उनके द्वारा क्या कुछ डेवलपमेंट यानी विकास का काम किया गया है और आगे की क्या रणनीति है। तमाम बिंदुओं पे उनसे भी बातचीत होगी। तो आपने वेब समाचार समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी, पूरे टीम आपके साथ जो भी हैं उनको भी मेरे ओर से बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद। अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन भी दबाएं ताकि हर छोटी बड़ी खबरों से रूबरू हो सके। बहुत बहुत शुक्रिया।